नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मनोज तिवारी टॉक शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन दबा दें ताकि आगे जिस भी नेता से आपको मिलवाएं उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मेजा विधानसभा से युवा नेता नितेश तिवारी जी हैं। नितेश तिवारी सोशल मीडिया के साथ साथ समाज में तमाम कार्यों में बहुत सक्रिय रहते हैं और मेजा की धरती पर कोई भी व्यक्ति अनजान नितेश तिवारी नाम से नहीं है। आज हम नितेश तिवारी से उनके राजनीतिक जीवन और राजनीतिक कार्यों के बारे में बातचीत करेंगे। नितेश जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी। नितेश जी, आप एकदम युवा नेता हैं और आप जो है विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 1.5 साल बाद होने वाला है उत्तर प्रदेश में। अक्सर देखा जाता है कि पार्टियां जो है वो नए लोगों की अपेक्षा अनुभव को ज्यादा वरीयता देती हैं। इस पर जो है आप एक युवा हैं, आपको क्या कहना है? देखिए, नौजवानों को राजनीति में लगातार जो समाजवादी पार्टी ने एक वेटेज दिया है और जो समाजवादी पार्टी है, जिस पार्टी से मैं राजनीति करता हूं और जिस पार्टी का लगातार मैं जिस पार्टी के झंडे के तले संघर्ष करता हूं, वो पार्टी लगातार नौजवानों की पार्टी रही है। आपने ये सुना होगा कि हम लोगों के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कई मौकों पर ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से नौजवानों की पार्टी रही है और आगे भी रहेगी। तो ये मान के चलिए कि जब नौजवान समाजवादी पार्टी में लाल झंडे को लेकर संघर्ष करता है तो एक उम्मीद और किरण बनी रहती है। आपको लगता है कि अनुभव की या आपको अनुभव हुआ है या कार्य करते करते अनुभव की जगह नौजवान को तरजीह दी जाएगी? देखिए, हमने आपसे फिर वही बात कही कि समाजवादी पार्टी में नौजवान अपना भविष्य देखता है और जो समाजवादी पार्टी ने कई उदाहरण पेश किए हैं नौजवानों को राजनीति में बड़े पैमाने पर ले जाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है। एक फैक्टर और काम करता है यमुना पार में, चाहे वो मेजा हो, कच्छना हो, कुराव हो, बारा हो, इन चारों विधानसभा में जो है रेवती रमन फैक्टर बहुत काम करता है। तो क्या नितेश तिवारी भी रेवती रमन की गणेश परिक्रमा कर रहे हैं? देखिए, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता है और हम लोगों के अभिभावक हैं। जहाँ तक बात है कुंवर साहब की, तो कुंवर रेवती रमन हम लोगों के और यमुना पार के लगभग हर दिल में बसने वाले लोग हैं। वो हमारे नेता हैं, उनका जो आदेश होगा, जो आशीर्वाद होगा, हम लोग उसको स्वीकार। नहीं, तो मेरा मतलब उनसे संपर्क अच्छे हैं। कुंवर साहब से हमारे पारिवारिक संबंध है और कुंवर साहब हमारे राजनीतिक अभिभावक। आपको नहीं लगता कि उनका कद इधर जो है कुछ घटा है समाज? नहीं, कुंवर रेवती रमन जी का कद कभी भी राजनीति घट नहीं सकता। आप देखिए कि लगातार उन्होंने आज भी जितना जनता दरबार पूरे इलाहाबाद में कुंवर साहब के यहाँ लगती है, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के किसी नेता के यहाँ इतनी भीड़ नहीं इकट्ठा होती। मेजा विधानसभा की बात करते हैं। मेजा विधानसभा में पूर्व विधायक गामा पांडे, पूर्व एक प्रत्याशी जो चुनाव लड़ चुके थे 2017 में राम सेवक पटेल, 2017 में ही एक अशोक सिंह को भी टिकट मिल गया था। इन सब के बीच में एक युवा नेता नितेश तिवारी आपने को कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का और आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक सिपाही के तौर पे अपने आप को मानता हूँ। मैंने लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों और पार्टी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय अखिलेश जी ने, हम लोग जानते हैं कि हमारे नेता ने लगातार नौजवानों को सम्मान दिया है। दूसरी तरफ की पार्टी के जो राजनीतिक समीकरण होते हैं, उन समीकरणों में टिकट मिलना, टिकट कटना, ये पार्टी का हाईकमान का फैसला होता है। अखिलेश जी का जो फैसला होगा हम लोग उसको स्वीकार करते हैं और मैं उनका एक छोटा सा सिपाही हूँ और मुझे यही विश्वास रहता है कि मैं उनका सिपाही बन के लगातार उनके लिए काम करता रहूँ। अगला सवाल हमारा इसी से रिलेटेड है। आप तो युवा हैं, अभी आपके पास बहुत समय है और राजनीति आप कर ही रहे हैं। राजनीति में मुख्य चीज की किस चीज की जरूरत होती है? क्या ऐसी चीज है जो राजनीति में बनी रहे तो आदमी सफल होती है? देखिए, मैं नौजवान हूँ और नौजवानों को राजनीति में सबसे ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत होती है। अगर आप जनहित से जुड़े मुद्दे पर संघर्ष करेंगे, जनता के बीच रहेंगे और नौजवानों को सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल से बाहर रहना चाहिए। अगर नौजवान प्रोटोकॉल से बाहर रहेगा, जमीन पे काम करेगा, तो निश्चित रूप से उसका सम्मान समाज में अलग होगा। और सीनियर के साथ तमाम प्रोटोकॉल लगे रहते हैं, लोगों से मिल भी नहीं पाते हैं। देखिए, नौजवानों को मैं बात आपसे कही मैंने कि नौजवान हमेशा अगर जमीन पे रहे तो निश्चित रूप से उसको मौका मिलता है और सीनियर नेता जो भी होते हैं पार्टी के, उनको नौजवान कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। नितेश तिवारी जमीन पे रहते हैं। अब ये तो मेजा का मैं
मिट्टी में मैंने जन्म लिया है, ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ के लिए मुझे संघर्ष लगातार करते रहने का मौका मिलता है। अच्छा नितेश जी, एक चीज और बताएं आप आजकल राजनीति का जो ट्रेंड देख रहे हैं, इससे लगता है कि किसी दल को अकेले राजनीति करने में ज्यादा उपयुक्त है या जो है वो सहयोगियों के साथ? ऐसे में 2022 में आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी या किसी सहयोगी के साथ? देखिए, हमारे नेता ने अभी हाल ही में कई मौकों पर ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। और अखिलेश जी को जहां तक हम लोग जानते हैं, बतौर कार्यकर्ता जहां तक हम समझते हैं कि अखिलेश जी ने लगातार जनहित के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब भी लोगों के लिए, गरीबों, किसानों, शोषितों के लिए काम करती थी। आज विपक्ष में उसके बावजूद भी लगातार हमारे नेता आवाज उठा रहे हैं। हमारे नेता ने कई मौकों पे कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अकेले लड़ने पर वो सफलता मिल पाएगी? निश्चित रूप से पूर्व के कई जो राजनीतिक फैसले रहे उनमें देखा गया कि सफलता नहीं मिली और जनमत नहीं मिला। तो समाजवादी पार्टी के लगातार अगर इतिहास देखा जाए तो हमने अकेले कई बार सरकार बनाई है। अकेले लड़ने से जो है तो सहयोगी को लड़ने से ज्यादा सौदेबाजी होने का डर रहता है। सौदेबाजी हमारे नेता नहीं करते। हमारे नेता हमेशा से राजनीति में जनता के लिए बात करते हैं। और जहां हाल में इस दौरान जो बीच में मौका मिला, एक ऐसी सरकार आई है डबल इंजन की, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि अन्य भी राजनीतिक दलों को संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई समाजवादी लोग संघर्ष करने के लिए पीछे नहीं हटते, सबसे आगे बढ़ चढ़ के किसी ने हिस्सा लिया है तो वो समाजवादी पार्टी के लोग। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएं, वर्तमान विधायक वहाँ से नीलम करोड़िया जी हैं और बहुत देर में भाजपा ने उनका नाम तय किया और वहाँ से वो विधायक बन गई। वर्तमान विधायक से जो लोगों को अपेक्षा थी उस पर वो कितना खरी उतरी? देखिए, हम आपसे ये कहेंगे कि वर्तमान सरकार ने ही जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये हम उसी सीढ़ी के ये लोग भी हैं। और जहां मेजा की जनता ये चाहती थी, जो उम्मीद करती थी, आखिर कहीं ना कहीं उसमें उसको धोखा मिल रहा है अभी तक। चाहे जो भी मामला रहा हो, मुझे नहीं लगता कि मेजा की जनता संतुष्ट है। मेजा की जनता ने क्या देखकर नीलम करोड़िया को विधायक बनाया? देखिए, जनता का वो जनमत था और उस वक्त झूठ और फरेब में लोग बह गए। जहां तक हमने लोगों के बीच देखा, झूठ और फरेब में बह गए। और अब आने वाले दिनों में विश्वास है कि मेजा की जनता समाजवादी पार्टी के खाते में मेजा की सीट डालने जा रही है। कॉन्फिडेंस, पूरी विश्वास और उम्मीद के साथ। अच्छा नितेश जी, आप बहुत ढेर सारी समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। आज मेजा विधानसभा, बल्कि विकसित विधानसभा बोली जाती है, जैसे हरिया है उस तरीके से मेजा भी बोला जाता है कि वहाँ का बहुत विकास हुआ है। पहली बात तो हम ये जानना चाहेंगे कि मेजा का जो अब तक विकास हुआ है उसको किसकी देन आप मानते हैं? देखिए, आज की तक मेजा का जो विकास रहा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेजा हमेशा से ही एक क्रांतिकारी धरती रही। मेजा ने सदैव नेतृत्व करने का काम किया है। वो चाहे देश का नेतृत्व रहा हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व रहा हो। हमारे यहाँ कई कैबिनेट मंत्री और देश, यहाँ तक कि देश का भी नेतृत्व हमारे मेजा ने किया। हाँ, प्रधानमंत्री भी उसी क्षेत्र से हुए। तो मेजा में सबसे ज्यादा अगर विकास की बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे पूर्व विधायक माननीय गामा पांडे जी ने किया, और वो भी अखिलेश यादव जी की आशीर्वाद और कृपा पे। लगातार आप देखिए कि मेजा को अखिलेश जी ने बहुत कुछ दिया। जैसे विकलांग विद्यालय गिदुराही, आप देखिए कितना बड़ा विद्यालय बना के उन्होंने छोड़ दिया है, और वर्तमान सरकार उसको चालू भी नहीं करा पा रही है। तो विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी ने मेजा में बहुत काम किया। लगभग हर गांव को सड़कों से जोड़ने का भी काम अखिलेश जी ने किया है, गामा पांडे जी ने किया। मैं ये जानना चाहता था कि मेजा की जिस समस्या के लिए आप जो है संघर्ष करते थे, अक्सर देखा जाता था बिजली की समस्या आप बहुत गिनाते थे। सोशल मीडिया पर अक्सर जो है आपके संघर्षों की कहानी हम लोग देखते रहते हैं। आखिर मेजा की बिजली के अलावा और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जो आज तक दूर नहीं हुई? देखिए, मूलभूत समस्याएं जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, वो बिजली, पानी और सड़क की समस्याएं मेन होती हैं। इन मुद्दों पर लगातार हम लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। और जब सरकार थी तो अखिलेश जी ने मेजा को एक पावर हाउस भी देने का, बड़ा पावर हाउस देने का काम किया था, मसौली में, जो बन के तैयार है। और जहाँ तक मुझे सूचना मिली कि आज उसका उद्घाटन भी तथाकथित लोगों ने कर दिया है। तो
समाजवादी पार्टी ने काम किया है, बिजली के मुद्दे पर भी काम किया है, ये प्रमुख समस्या है। आज तो समस्या क्या हुई? ये तो सही हो गया, काम किया तो ये समस्या अब तो खत्म हो गई। वो तो समाजवादी सरकार में बना हुआ काम है ना, उसको भी बताएं जनता को तो ठीक है। नहीं, समस्या आज क्या है? वर्तमान की समस्या यही मेन है कि अभी भी हम लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि वो अभी चालू नहीं हुआ था। और अभी जो बड़ी बड़ी मोटी कंपनियां चल रही हैं हमारे यहाँ क्रेशर प्लांटों से, आप देखिए किस तरीके से अवैध रूप से हमारे यहाँ क्रेशर प्लांट संचालित किए जा रहे हैं। ओवरलोडिंग गाड़ियां सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रही है, प्रशासन मौन बना है। ये सब हमारे यहाँ मूलभूत समस्याएं हैं। नहरों में पानी की समस्या इस समय वर्तमान में लगभग फसल का समय आ चुका है, नहरों में पानी नहीं है, किसान उम्मीद किए बैठा है, प्रशासनिक अधिकारी सो रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये सब मूलभूत समस्याएं हैं। हमने देखा लॉ एंड ऑर्डर की भी अक्सर खबरें आती रहती हैं। मेजा से एक एक लोग का 2 बार अपहरण हो जाने की खबरें आई हैं। ये सब क्या वास्तविकता है या कुछ? पुलिस हर मौकों पे विफल रही है। कभी भी कोई भी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, पुलिस हर घटनाओं पे विफल रही है अभी तक। और जहां तक बात किया जाए, मेजा पुलिस ही नहीं बल्कि यमुना पार की पुलिस पूरी तरह ध्वस्त रही है। ये कई घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बीते हफ्तों में हुई है। एक चीज और हमने देखा कि कभी कभी खबर आती थी, यहाँ तक कि अब तो वो तो सवाल दूसरे से पूछने वाली है कि मेजा में सोशल मीडिया पे लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। वो लिख देते हैं कि फलाने गांव के लोग हमारा इतना पैसा बाकी है, वो नहीं दे रहे हैं। अक्सर हमने एक चीज देखा, एक चीज सुना था सोशल मीडिया पर भी, और भी हम लोग सुनते रहते हैं, मेजा में अवैध वसूली जो है वो ट्रैक्टरों से ये होती है। क्या ये हकीकत है? देखिए, जो बात है ट्रैक्टरों से और ट्रकों की वसूली की, तो कुछ अराजक तत्व तो घूमते रहते हैं। ये काम प्रशासन का है कि देखना चाहिए, समझना चाहिए और उचित कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन की मिली भगत से ऐसे कारनामे लगातार हो रहे हैं। उसको भी ये सरकार और प्रशासन रोकने में विफल है। लोगों को संज्ञान में मामला लेना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा नितेश जी, एक चीज बताओ, आप तो संघर्ष करते हुए जेल भी गए हैं जी। जेल से लौटने के बाद जनता में क्या रिएक्शन हुआ? देखिए, जनता का बड़ा स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। मैं सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ और न मेरे पिताजी न मेरे दादाजी कोई राजनीतिक नहीं रहे हैं और न ही मेरा कोई परिवार का राजनीतिक व्यक्ति रहा है। मेरे दादाजी जल निगम विभाग के एक छोटे से कर्मचारी थे, मेरे पिताजी किसान परिवार के हैं। तो लगातार हमको जो प्यार मिला, स्नेह मिला जनता का, वही मुझे राजनीति करने का ताकत और हौसला बढ़ाता है। नितेश जी, एक चीज और बताएं, वर्तमान सरकार पर हम बात करते हैं, वर्तमान प्रदेश सरकार पर बात करते हैं, इसकी नीतियों से और इसके कार्यों से एक युवा नेता कितना खुश है? देखिए, ये सरकार जनता विरोधी सरकार है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये नौजवान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। इसमें कुछ ये सरकार जो है वो केवल पूंजीपतियों की सरकार है। मैं तो यूँ कहता हूँ कि ये टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी की सरकार है और इनका केवल रोटी, दाल, खाद, बीज, पानी वाले लोगों से इनका कोई संबंध और सरोकार नहीं है। सरकार तो दावा करती है कि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत किया, मजदूरों के लिए बहुत किया, किसानों के लिए बहुत किया, छात्रों के लिए बहुत किया, 69,000 शिक्षकों की देखिए काउंसलिंग चालू करवा दिया। फिर नीतीश को क्यों लगता है ऐसा? देखिए, ये सरकार, आप देखिए कि इस मौकों पर, जैसे आपने कहा कि अभी मजदूरों का कितना बड़ा पलायन हुआ अन्य राज्यों से, बावजूद इसके अगर ये सरकार कहे कि ये दावा करे या आंकड़े बताएं कि हमने काम किया, तो मुझे लगता है कि आप खुद ही जुड़े हुए लोग हैं। हमें लगता है कि एक असफल रही है सरकार पूरी तरह से। और छात्रों को लेकर तो इन्होंने शोषण किया है, छात्रों का नौकरियां नहीं दिए हैं। आज भी नौजवान बेरोजगार है और नौकरी की तलाश में आज भी युवा दर दर भटक रहा है। अच्छा नितेश जी, आगे हमको ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी का क्या भविष्य है? समाजवादी पार्टी जो है गठबंधन में तो लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाई, विधानसभा चुनाव मान लिया है हार गए। 2022 में क्या इनका भविष्य है? 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से गरीबों, किसानों, शोषितों, मजदूरों के मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक मानी जाती है। उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है और आप देखिए कि लगातार जो समाजवादी लोग, आज भी आप देखिए विपक्ष के दिनों में भी हर विधानसभा, हर ब्लॉक, हर गांव में आपको समाजवादी कार्यकर्ता मिल जाएंगे। आपको नहीं लगता कि कोरोना संकट के दौरान समाजवादी गायब रही और जो है कांग्रेस उनसे ज्यादा उभर के आई? देखिए, समाजवादी पार्टी जमीन पे काम करने वाली पार्टी है।
और समाजवादी कार्यकर्ता अपने नेता के नेतृत्व में जमीन पर काम करते हैं। हम लोगों ने लगातार उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में, चाहे लोगों को राशन पहुंचाने का प्रक्रिया रहा हो, चाहे लोगों को खाना खिलाने का, पानी पिलाने का सवाल रहा हो, समाजवादी लोग लाल टोपी लगा के लोगों की मदद कर रहे थे सड़क पर। यानी आप कंफर्म हैं कि अगली सरकार जो है वो अखिलेश जी के नेतृत्व में बन सकती है? समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह उलझ गई है। क्या रणनीति होगी उनकी? वो कहा जाता है कि कुछ जातिगत वोट और इस तरीके के रणनीति बनाई जाती है आम आदमी से दूर रह करके। आपको लगता है कि ऐसा नहीं है? विभिन्न पार्टियों के राजनीतिक समीकरण होते हैं। समाजवादी पार्टी हर जाति और धर्म को सम्मान देती है, वही हम सबको समाजवादी बने रहने का साहस देता है। अच्छा नितेश जी, एक मेरा अंतिम सवाल है, मेजा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेजा के तमाम अपने नौजवान साथियों को और जो किसान हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, मैं आप सभी से ये निवेदन और अपील करता हूं कि हताश न हो, परेशान न हो, और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आपका उत्पीड़न किया जा रहा है, अगर भविष्य में आपने मौका दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई हम लोग करेंगे। और आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद लगातार बना रहता है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। और नितेश जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, मेजा से युवा नेता नितेश तिवारी हमारे साथ में थे और नितेश तिवारी ने बताया कि समाजवादी पार्टी का भविष्य है और अगली सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। नितेश तिवारी ने कहा कि मेजा में तमाम समस्याएं हैं और आज वर्तमान विधायक से जनता संतुष्ट नहीं है। आप देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। आगे भी हम आपको प्रयागराज के विभिन्न नेताओं से